बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आप खामोशी इख्तियार कीजिए। ये जो चैप्टर है फिजिकल ऑप्टिक्स यूनिट नंबर 13, इसके अंदर बुनियादी तौर पे 7 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको वेव फ्रंट के मुतालिक पढ़ना है, फिर ह्यूजेंस प्रिंसिपल पढ़ना है। दोनों गैर अहम टॉपिक हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूजेंस प्रिंसिपल के बाद आपके पास जो टॉपिक है उसका नाम है इंटरफेरेंस और उसकी कंडीशंस, जहां से मैं अभी क्लास क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन्स रिंग है, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर है और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। मैं आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इत्तेफाक ये कि जो मॉडल पेपर आप लोगों का आया है, जहां तक मेरा ख्याल है, जो मॉडल पेपर आप लोग का आया है, उस मॉडल पेपर में भी यही वाला सवाल क्या है, मौजूद है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से मॉडल पेपर में मौजूद है। तो अब मेरी बात सुने। ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये 3 टॉपिक्स हैं। न्यूटन रिंग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और कौन सा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन 3 टॉपिक में से एक टॉपिक आपके बोर्ड के पेपर में मेरे हिसाब से 100% होगा, इन 3 में से। बाकी ये है कि चैप्टर तो आप पूरा ही याद करेंगे। तो अब जल्दी से आप टाइम जाए कि बगैर सबसे पहले कंटेंट लिख लें कि ये टॉपिक्स हमने चैप्टर नंबर 13 यानी फिजिकल ऑप्टिक्स में पढ़ने, और उसके बाद पहली हेडिंग डाल दें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बेटा जल्दी से राइट डाउन करें, उसके बाद पहली हेडिंग डाल दें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बेटा जरा जल्दी लिखें, टाइम वेस्ट ना करें, और फर्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल दें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बहुत आसान करके लिखवाऊंगा मैं, और कोशिश कीजिएगा हाथ के हाथ इसको आप याद कर लें। सवाल लिखवा दूं, क्वेश्चन लिखवा दूं, लिखो डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड गिव इट्स कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, define interference of light and give its conditions। वालेकुम अस्सलाम। and give its conditions। define interference of light and give its conditions। लिख लिया? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की हेडिंग डाल के लिखो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की हेडिंग डाल के लिखो सुपरपोजिशन ऑफ, सुपरपोजिशन मिला के लिखा जाएगा, अलग अलग नहीं है। सुपरपोजिशन ऑफ, सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स, superposition of two light waves, superposition of two light waves in which they enhance, e वाला enhance मतलब बढ़ाना, in which they enhance or destroy their effects, in which they enhance or destroy their effects, in which they enhance or destroy their effects is known as superposition of two light waves, superposition of two light waves in which they enhance or destroy their effects, or destroy
their effects or destroy their effects EFFECTS, destroy their effects is known as interference of light. Interference of light. फुल स्टॉप डाल के लिखो. There are two types of interference. There are two, पैराग्राफ बना के लिखो. There are two types of interference. नंबर 1 पे लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के आगे एरो बना के लिख लो, रिजल्टेंट वेव इंक्रीजेस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के आगे एरो बना के लिख लो, रिजल्टेंट वेव इंक्रीजेस. उसके बाद दूसरी हेडिंग डाल दो अपना, कंस्ट्रक्टिव वेव में इंक्रीजेस आएगा, रिजल्टेंट वेव इंक्रीजेस. रिजल्टेंट वेव इंक्रीज. कंस्ट्रक्टिव है ना, कंस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट वेव क्या हो जाती है, हमेशा ज्यादा हो जाती है. उसे अगली हेडिंग अपना पॉइंट 1, उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. दूसरे वाले पे लिखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इसके आगे एरो बना के लिख लो, टू वेव्स डिस्ट्रॉय ईच अदर. 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 डन. इसके नीचे हेडिंग डालो कंडीशंस. कंडीशंस की हेडिंग डाल दो या पूरी हेडिंग डाल दो कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस. कंडीशंस की हेडिंग डाल दो या कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस की हेडिंग डाल दो. कंडीशंस या फिर कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस लिखवाओ भाई. लिखो फॉलोइंग आर द कंडीशंस की फॉलोइंग आर द मेन कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स. या बेसिक कंडीशन लिख लो. फॉलोइंग आर द बेसिक कंडीशंस ऑफ या मेन कंडीशंस ऑफ. फॉलोइंग आर द मेन या बेसिक कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स. Interference of light waves. Following are the main basic conditions of interference of light waves. Interference of light waves. Interference of light waves. अच्छा, आप जरा समझ लो. देखो इंटरफेरेंस वर्ड निकला इंटरफेयर से. अक्सर आपने यूज किया होगा, मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेयर मत करो. इंटरफेयर का मतलब होता है मुदाखलत. सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस पसंद होती है किसको? लड़कियां बहुत अच्छी होती है बेटा, लड़की को भी तो समझो, ठीक है. लेकिन नॉर्मल तौर पे इंटरफेरेंस जो सबसे ज्यादा पसंद होती है वो औरतों को होती है, खालाओं को, फुप्पों को. और बेटा क्या कर रहे हो, यहां से पिक्चर शुरू होती है ना. और बेटा क्या कर रहे हो, और फिर वहां से फुप्पो और खाला जो आगे बढ़ती हैं तो इंटरफेयर. अच्छा, ये ऐसी इंटरफेरेंस होती है कि इसे आप खत्म कर भी नहीं सकते, मजबूर होते हैं आप, मजबूर और लाचार होते हैं. क्योंकि नॉर्मल तो पे शादी में जाओ, मुझे पुराना एक आउट ऑफ द टॉपिक बात बताऊं. मैं बहुत पुराना सीन है. छोटे में ना, अब तो खत्म हो गया शुक्र अल्लाह का वो वाला ट्रेंड. छोटे में पता है क्या होता था, एक तो शादी, हमारे खानदान बड़ा, वो जनाब गोल गोल कुर्सियां लगी हुई, एक एक कुर्सी के अंदर 16-16 बंदे ठूसे हुए. और जनाब अली शादी हॉल में ना एक काम करना पड़ता था जाके.
अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अब वो गोल टेबल पे सबको जाके सलाम करे बंदा। अब क्योंकि छोटे हैं घर में, मतलब खानदान में छोटे हैं, तो सबसे सलाम करेंगे। मुझे याद है कि मैं 8 क्लास के स्टूडेंट हो गए इस तरह से ना। मेरी एक फुप्पी थी, ये वीडियो बन रही है भारत, लेकिन जो है ना, खैर फुप्पी तो इंतकाल कर गई, तो उसमें जो है ना, वो मेरी फुप्पी थी, नाम वगैरह नहीं ले रहा, तो 5 फुप्पियाँ थी, तो टेंशन नहीं होगी। अब वो फुप्पी जो थी, मुझे अच्छी तरह याद है। अब इतने सारे बैठे होते ना, तो शादी में वैसे तो वैसे भी पहचान में नहीं आ रहे होते, मेकअप करके कुछ और ही बनी होती है सब, लेकिन नॉर्मल तौर पे जो है ना, अब सबको सलाम करते हुए जा रहा था मैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, तो एक फुप्पी मेरी रह गई। बिल्कुल सच्चे बता रहा हूँ मैं, एक फुप्पी मेरी रह गई। सबसे सलाम किया मैंने, उनकी बहू से भी सलाम किया, वो बीच में ही सुबह सारा सामान उन्होंने बैग वैग ऊपर सामने रखा होता, अंदर दबी भी होंगी, नजर नहीं आई, मैं निकल लिया। आप यकीन माने, पूरे खानदान में ना, पूरे खानदान में अगले दिन मेरी जो घर में क्लास हो रही है, बदतमीज, पुप्पी को देखा सलाम तक नहीं किया। मैंने कहा कौन सी पुप्पी को छोड़ दिया। तो एक सलाम ना करने पे जो है एक क्या इश्यू क्रिएट हो जाता था, इशू। हमारी पुप्पी नाराज होकर बैठी थी कि दानिश ने देखा और क्या नहीं किया, सलाम नहीं किया। ठीक है, तो नॉर्मल तो भी होते हैं इस तरह के मामला। तो एक तो इंटरफेरेंस, आप बच्ची का रिजल्ट आ गया आपके, ठीक है, ये सब क्या है, इंटरफेरेंस, मुदाखलत। अच्छा, लाइट वेव्स भी आपस में मुदाखलत करती हैं, यानी दो लाइट वेव्स आपस में मिलती हैं। अब दो लाइट वेव्स का आपस में मिलना, अब लाइट वेव है मिसाल के तौर पे, ये लाइट है, इसमें इधर देखो भाई, ये क्रस्ट होता है और ये ट्रफ होता है। अब दो लाइट वेव अगर इस तरह मिल रही हैं कि क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा है और ट्रफ किससे मिल रहा है, तो वो दोनों के माइंडसेट मिल गए ना, दोनों क्रस्ट क्रस्ट से मिल गया, ट्रफ ट्रफ से मिल गया, तो नतीजा क्या होता है कि वेव क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एनहेंस हो जाती है। सुपरपोजिशन इसी प्रोसेस को कहते हैं, दो वेव्स के एक वेव का दूसरी वेव पे आना। अच्छा, इमेजिन कीजिए उल्टा सीन हो जाए। सीन ये हो जाए कि दो वेव जो मिल रही हैं, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से मिल जाए। बेटा बातें नहीं करो, राबिया इधर देखो, आपके पास एक का क्रस्ट किससे मिल जाए, दूसरे के ट्रफ से, और एक का ट्रफ दूसरे के किससे मिल जाए, क्रस्ट से, तो बेटा इसको क्या कहते हैं आप, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब मेरे जुमले को सुनना इंग्लिश में जो बोल रहा हूं मैं, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स in which they enhance or destroy their effects is known as interference of light wave. लाइट वेव का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो लाइट वेव्स आपस में मिलती हैं, या तो अपनी इंटेंसिटी क्या कर देती है, या क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, उसको इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहा जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब सुनिएगा अगला जुमला। इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं, आप हर जगह इंटरफेयर नहीं करते ना, हर मामलात में हमारी भी इंटरफेरेंस की कंडीशंस होती हैं कि हम अपने दोस्तों के मामलात में इंटरफेयर करेंगे, अपने रिलेटिव्स में करेंगे, जहां जगह बनती है वहां पे करेंगे। हर जगह जाहिर सी बात है इंटरफेयर करने में आप जलील भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से लाइट वेव्स ही हर जगह इंटरफेयर नहीं करती। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स की 5 कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस हैं? जिनमें से 3 अभी मैं तेजी में लिखवा दूंगा। सबसे पहली कंडीशन है लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक होती है ये। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये कि सेम कलर की लाइट इंटरफेरेंस करती है। यहां पे भी रेसिज्म हो रहा है, ठीक है, जो रेड कलर की लाइट है वो ब्लू से नहीं मिलती। तुम तो ब्लू हो, मैं रेड हूं, ठीक है, तो रेड किससे मिलेगी, रेड से। ब्लू किससे मिलेगी, लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, यानी आपके पास जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, सेम कलर लाइट होनी चाहिए, सिंगल कलर लाइट होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक और ये है, सामने दिखेगा, मोनो मतलब होता है और क्रोमेटिक का मतलब क्रोम मतलब कलर। सिंगल कलर लाइट इंटरफेरेंस करेगी, सिंगल कलर। व्हाइट कलर कोई कलर, अब ये डिबेट दूसरी तरफ निकलेगी, व्हाइट कलर कोई कलर नहीं है, ब्लैक कलर कोई कलर नहीं है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ब्लैक कलर कोई कलर नहीं है, व्हाइट कलर कोई कलर नहीं है। बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कितने कलर बनाए, 7 कलर हैं फंडामेंटल, जिनको आप मोहब्बत से रेनबो कहते हैं। रेनबो ये पहले भी बता चुका हूं, इसको क्या कहते हैं, रेन बो। बो का मतलब क्या होता है, बो बकरा नहीं है, अपने हिसाब से बात कर, सही बोलता है ना राबिया, तुम्हारा रखा मैंने नाम। बो जो है बकरा बकरा नहीं है, बो कहते हैं कमान को, तीर चलाते हैं, ये तीर आपने चलाया और ये आगे आपका कमान,
इस कमान को कहते हैं आप बो। और ये बारिश होती है ना, तो बारिश के बाद आसमान पे इस तरह का क्या बनता है, बो। किसके बाद बनता है, बारिश के बाद। तो इस वजह से इसको कहते हैं रेन बो, बारिश के बाद बनने वाला बो। हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। जैसे मिसाल के तौर पे एक लड़की स्कार्फ पहनती है, उसको दुपट्टा नहीं बोल सकते। अब जो बारीक होती है उसको पट्टी कहते हैं, बारीक होती है तो उसको क्या कहते हैं, पट्टी। चौड़ा हो जाए तो उसको पट्टा कहते हैं, और वो पट्टा अगर दोनों साइड पे आ जाए तो उसको लुपट्टा नहीं कहते। हम भी बचपन में इसको लुपट्टा लुपट्टा कर रहे होते थे। ये होता है दो पट्टा। ये जिंदगी भर दुपट्टा पहनती आई होंगी, इनको भी नहीं पता होगा दो पट्टा, वरना स्कार्फ को दो पट्टा क्यों नहीं बोलते। चलो खैर, अच्छा मैं छोटे में पता है क्या बोलता था, लुपट्टा, लुपट्टा लुपट्टा, मम्मी मैं लुपट्टा का है, तो लुपट्टा नहीं होता, दो पट्टा होता है। तो खैर, तो इंटरफेरेंस के लिए मैंने बता रहा था व्हाइट कलर कोई कलर नहीं है, ब्लैक कलर कोई कलर नहीं है। क्यों समझाता हूं। हमें कोई भी जो चीज नजर आती है, इधर हमें कोई भी जो चीज नजर आती है ना, वो नजर आती है कलर की, अपना रोशनी की वजह से, रोशनी की रिफ्लेक्शन की वजह से कह सकते हैं। भाई आप एक काम करो, कमरे में जाओ और बिल्कुल घुप अंधेरा कर दो, कमरे में बिल्कुल घुप अंधेरा, 0% लाइट हो कमरे के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इससे हंसने वाली कौन सी बात है, ठीक है। अच्छा, कमरे के अंदर घुप आपने अंधेरा कर दिया, तब एक काम करना, ऐसे अपने आप को हाथ लगा के आप गायब हो जाओगे क्या, आप तो है ना, आपके हाथ भी होंगे, लेकिन क्या आपको अपना हाथ नजर आएगा, क्या हाथ खत्म हो गया, नहीं। आप टच करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका हाथ है भाई, लेकिन नजर नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब कोई भी चीज जो आपको नजर आती है वो किसकी वजह से नजर आती है, रोशनी की वजह से नजर आती है। अब रोशनी, अब आपको कोई चीज नजर कलरफुल कैसे नजर आती है, सुनो। ये जो आपके पास कलर है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको कोई भी जो चीज नजर आती है, फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे ने ब्लैक अबाया पहना हुआ है, मुझे इसके कपड़े जो ये अबाया है वो ब्लैक नजर आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ब्लू पहना हुआ है, मिसाल के तौर पे लाइट ब्लू है, ठीक है, ये लाइट ब्लू और ये व्हाइट है, ठीक है। अच्छा, अब जरा, और उसने डार्क ब्लू पहना हुआ है हमारे राबी अपार्टमेंट ने, ठीक है। अब ये डार्क ब्लू है, ये लाइट ब्लू है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। ये मुझे चीजें नजर कैसे आ रही है, जरा सुनिएगा। होता ये है, अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पे 7 कलर रखे हैं। अब ब्लैक नजर क्यों आई, ब्लैक कलर, ये जो मटेरियल बना हुआ है ना ब्लैक कलर का, ये मटेरियल के अंदर एबिलिटी है कि ये तमाम कलर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ये सारे कलर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से गए 7 कलर, 7 कलर जब गए, 7 के 7 कलर एब्जॉर्ब हो गए। जब 7 के 7 कलर एब्जॉर्ब होगा तो पलट के कोई कलर आए ही नहीं, तो पलट के जब कुछ आए नहीं तो खाली, खाली का मतलब ब्लैक, तो चीज मुझे नजर आएगी ब्लैक। यही वजह है कि ब्लैक कलर के कपड़े, ब्लैक कलर के जो कपड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा गर्म होते हैं, ये याद रखिएगा। ब्लैक कलर के जो कपड़े होते हैं ना सबसे ज्यादा गर्म होते हैं ना। मैं तुम्हें कभी अबाया, ये जो अबाया पहनती है ना, मैंने एक दफा छोटे में अबाया पहना था, तो हाँ मैंने यार, वो हुआ ही था बचपन में ना, टैबलो हुए थे वो, जैसे मिसाल के तौर पे ना आपी वगैरह जो है ना, ये लोग कर रहे थे टैबलो, तो उनकी ना एक लड़की भाग गई थी, मैं लंबा था, हाँ मैं लंबा था, पतला था। होता ही है कि इन बहनों के ये सीन होता है, इनके जो भाई होते हैं ना, इनके छोटे होते हैं लेकिन लंबे हो जाते हैं, इनसे बड़े हो जाते हैं नॉर्मल। तो मैं जो ना आप ही की हाइट के ही था, हत्ता कि आप ही से छोटा था, तो उनके टैबलोज वगैरह हो रहे थे, उसमें एक लड़की, वही अम्मी पापा नहीं मानेंगे, तो वही हुआ उनके साथ सीन ना, उसकी लड़की जो है नहीं आई टैबलो में, तो उन्होंने कहा करें तो क्या करें, उन्होंने एक काम करो, अच्छा मेरी आप आया, वो दाढ़ी वगैरह तो आई नहीं थी, आईज ऐसी है मेरी, अगर डाटा पहना दो तो सही ना, तो लिहाजा अब नॉर्मल तौर पे जो है ना, और मेरी आपी ने कहा एक काम करते हैं दानिश को, तो उन लोगों ने मुझे अबाया वगैरह पहनाया, और इसको डाटा कहते हैं तो निकाब वगैरह पहनाया। तो आप यकीन मानो ये कपड़े इतने गर्म होते हैं, इतने आप इमेजिन नहीं कर सकते। और नॉर्मल तौर पे जिनको ड्रेसिंग सेंस होता है उनको पता भी होगा, गर्मियों में वो नॉर्मल तौर पे क्या पहनते हैं, लाइट ड्रेसेस पहनते हैं, और सर्दियों में वो डार्क ड्रेसेस पहनते हैं। अच्छा खैर, व्हाइट कलर, अब 7 व्हाइट के अंदर एक एबिलिटी है, यही वजह है कि व्हाइट कलर सबसे ठंडा कलर होता है, कपड़े अगर व्हाइट पहनेंगे सबसे ठंडे कपड़े होते हैं। इस व्हाइट के अंदर एबिलिटी है कि ये 7 कलर को क्या कर ले रहा था, एब्जॉर्ब, वो सारे कलर को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट। तब इधर रखना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेज वाले टॉपिक बता रहा हूं। अब मेरे पास से 7 कलर गए, और वो 7 के 7 कलर टकरा के कहां गए, 7 कलर का मजमुआ अगर मिल जाए ना, 7 कलर मिक्स हो जाए एक साथ,
तो याद रखिएगा कौन सा कलर बन जाता है, व्हाइट। ये व्हाइट कलर नजर आ रहा है। अब कोई चीज मुझे ब्लू नजर क्यों आ रही है, तो इस चीज के मटेरियल के अंदर ये एबिलिटी है कि ये सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगी सिवाय ब्लू के। उसने जो पहना हुआ है डार्क ब्लू, तो उसमें सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे सिवाय कौन से कलर के, डार्क ब्लू। तो अब होगा ये कि जो कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ और वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट, तो वो चीज मुझे उस कलर की क्या आ रही होती है, नजर आ रही है। जैसे कुत्ता है, आपको पता है कुत्ते को कौन सा कलर नजर आता है, बहुत बड़ा पता है भाई, ठीक है। कुत्ते को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है, सिर्फ ब्लैक और व्हाइट, ग्रे नजर आएगा कुत्ते को। मैं मिसाल के मैं गुजर रहा हूं रेड कपड़े पहन के या ब्लू के पहन के, उसको कोई कलर नजर नहीं आता, उसको कोई कलर, उसको सिर्फ और सिर्फ, ये मत पूछना आपको कैसे पता है, भाई नॉलेज है, जाहिर बात है पढ़ के पता चला है, ठीक है। कुत्ते को सिर्फ और सिर्फ कौन सा कलर नजर आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट। सांप के लिए भी इस तरह कलर्स हैं। ये रीजन देखो, रीजन वो तो आप बायोलॉजिकल रीजन पे चले गए ना, मैं तो नॉलेज दे रहा हूं जस्ट, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से भैंस क्या होती है, अब भैंस से पूछा नहीं मैंने, लेकिन सही है, भैंस को कौन सा कलर नजर आता है, ऐसी वजह से वो भैंसे जो होते हैं ना बड़े बड़े, उनको जो खेल हो रहा होता है तो कौन सा कपड़ा लेके रखते हैं, रेड, क्योंकि उसको रिफ्लेक्ट करता है वो। अच्छा खैर, अच्छा इसी तरीके से जैसे एक बीमारी भी होती है, उसमें कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, में तो रेड कलर के होते हैं अक्सर बेशतर, कि उनको ना सारे कलर नजर आएंगे, कौन से कलर नजर नहीं आएंगे, रेड नजर नहीं आएंगे। तो खैर ये बहुत डिटेल टॉपिक चला जाएगा। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये कि लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक, व्हाइट कलर इंटरफेरेंस नहीं करेगी, क्योंकि इट इज नॉट मोनोक्रोमैटिक, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। रेड कलर कर लेगी, इंडिगो कर लेगा, तो जो 7 रेनबो के कलर है वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस कर सकते हैं। बेटा टॉपिक पे तवज्जो। दूसरा, लाइट शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब सेम फेस वाली लाइट होनी चाहिए, सोर्स एक जैसा होना चाहिए। सनलाइट इस एलईडी की लाइट से इंटरफेरेंस, इस एलईडी की लाइट इस एलईडी की लाइट से इंटरफेरेंस, सेम लाइट सोर्स होना चाहिए, सेम फेस होना चाहिए, तो ही इंटरफेरेंस होगी। तीसरा, सेम इंटेंसिटी होनी चाहिए। इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। बातें मेरी समझ आ रही हैं? मैंने क्या लिखवा है, फॉलोइंग आर द सम कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। पहले पे लिखो, नंबर 1, लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक के आगे ना ब्रैकेट में लिख लो 1 कलर। अबे लिख भी लिया करो तुम, दिख रहा है ना सर, मेरा फ्री बैठा है, अभी लिख के नौकर रखा हुआ तुमने इसको। नहीं, लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक, ब्रैकेट में लिख लो 1 कलर, 1 कलर। दूसरे नंबर पे लिखो, लाइट शुड बी कोहेरेंट। लाइट शुड बी कोहेरेंट। लाइट शुड बी कोहेरेंट। लाइट शुड बी कोहेरेंट। लाइट शुड बी कोहेरेंट, ब्रैकेट में लिख लो सेम फेस, PHASE, सेम सोर्स लिखो, सेम फेस। तीसरे पे लिखो, लाइट शुड हैव सेम इंटेंसिटी। लाइट शुड हैव सेम इंटेंसिटी। लाइट शुड हैव सेम इंटेंसिटी। अब ये दो जो मैं लास्ट में बता रहा हूं, इसको थोड़ा समझाऊंगा मैं। फोर्थ आएगा ना, 3 पॉइंट हो गए ना। फोर्थ पॉइंट लिखो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी, पाथ डिफरेंस शुड बी। अब इसको इस तरह लिख लूं, बेटा इस तरह लिख लीजिएगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल, लाइन चेंज करके
बेटा पार्ट डिफरेंस शुड बी, नीचे लिखो PD इज इक्वल टू m लैम्डा वेयर m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। हाँ यार एसी चलवाते हैं कल से, गर्मी हो रही है, कल से एसी चलवाते हैं। चलो जी, पार्ट डिफरेंस शुड बी m लैम्डा, लिख लिया? जल्दी करो यार। फिफ्थ पॉइंट लिखो, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी, अब लाइन चेंज करके नीचे लिख लो m प्लस पी डी इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, नीचे ये लिखा जाएगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी, नीचे करके पी डी इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, m प्लस हाफ लैम्डा, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। डन है बच्चों? अच्छा पार्ट डिफरेंस क्या है? देखो दो वेव्स उसी वक्त मिलेंगी ना जब उनके दरमियान कोई फासला होगा। भाई फासला होगा तो मिलेंगे ना। दो वेव्स अगर बिल्कुल उनके दरमियान पाथ का डिफरेंस ही नहीं है, उनके दरमियान फेज डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस नहीं है, तो वो इंटरफेरेंस कैसे कर सकती हैं? तो इंटरफेरेंस के लिए अगली कंडीशन ये कि अब यहाँ पे दो तरह की इंटरफेरेंस हो सकती है, कभी कंस्ट्रक्टिव होती है और कभी, ये दो सबसे मेन पॉइंट हैं। आगे में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह जब पढ़ाऊंगा सबसे ज्यादा यूज यही पॉइंट्स होंगे। लास्ट 22 बेटा 2 मिनट चुप हो जाओ। तो याद रखना, अगर पार्ट डिफरेंस m लैम्डा हो, m लैम्डा का मतलब क्या है? लैम्डा है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड सो ऑन। तो अगर सिंपल मल्टीपल है तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और अगर m प्लस हाफ लैम्डा है, m प्लस हाफ लैम्डा का मतलब पॉइंट्स में है, जैसे कि 3/2 लैम्डा है, 5/2 लैम्डा है, 7/2 लैम्डा है, 9/2 लैम्डा एंड सो ऑन, पॉइंट्स में है, तो फिर आपके पास वो इंटरफेरेंस कौन सी होती है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। ये जो दो पॉइंट्स हैं आगे आपको मजीद अच्छे अंदाज में समझ में आ जाएंगे कि पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है क्या कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए। समराइज करते हैं टॉपिक को। इंटरफेरेंस समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गई। कल इंशाल्लाह अज़्ज़वजल हम अपने इंतहाई अहम टॉपिक को जिसका नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कल मुलाकात करते हैं स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।